क्या आपने कभी सोचा है कि अचानक से सोने की कीमतें आसमान क्यों छूने लगी हैं? पिछले 1.5 से 2 साल में गोल्ड के दाम लगभग डबल हो गए हैं। एमसीएक्स पर 10 ग्राम गोल्ड 1,22,000 रुपए से ऊपर पहुंच गया है और इंटरनेशनल मार्केट में पहली बार $4,000 पर आउंस का स्तर पार कर चुका है। दैट्स राइट। ये फिगर्स वाकई स्टैगरिंग है, मतलब खासकर जब हम इसे इतने शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में देखते हैं। एग्जैक्टली लेकिन आखिर इसके पीछे की असली वजह क्या है? क्या ये ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी का नतीजा है या फिर सेंट्रल बैंक्स की गोल्ड बाइंग स्ट्रैटेजी का असर है? और सबसे अहम, क्या आरबीआई के नए गोल्ड लोन रूल्स जो 1 अप्रैल 2026 से आ रहे हैं वो आपकी जेब पर असर डालेंगे? हाँ, ये सारे सवाल क्रूशल हैं और आज हम इन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा डिटेल में एनालाइज करेंगे। देखिए, सोने की ये जो अनप्रेसिडेंटेड रैली है और साथ में आरबीआई के नए रेगुलेशंस, इनके पीछे के फैक्टर्स को समझना स्पेशली यूपीएससी पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं यूपीएससी सिविल 360, जहां आप बिना स्क्रीन देखे सिर्फ सुनकर रह सकते हैं। 24/7 अपडेटेड, बिल्कुल यूपीएससी इनसाइट्स के साथ। सो लेट्स डाइव स्ट्रेट इन। सबसे पहले ये जो करंट प्राइस सिचुएशन है इसे थोड़ा और अनपैक करते हैं। आपने बताया एमसीएक्स पर 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड 1,22,000 रुपए के पार चला गया है। इंटरनेशनल मार्केट में $4,000 पर आउंस क्रॉस कर गया है। एब्सोल्युटली। और इसे कॉन्टेक्स्ट में रखने के लिए याद करें कि 2024 की शुरुआत में भारत में यही सोना रफली अराउंड 60,000 से 65,000 रुपीस पर 10 ग्राम ट्रेड हो रहा था। सो लगभग 18 से 24 महीनों में हमने करीब करीब 100% जंप देखा है। ये नॉर्मल मार्केट फ्लक्चुएशन से कहीं ज्यादा है ना। हाँ बिल्कुल, और ये सिर्फ 24 कैरेट की बात नहीं है। जो 22 कैरेट गोल्ड हम आमतौर पर ज्वेलरी के लिए यूज करते हैं, उसका प्राइस भी इंडिया में लगभग 1,12,000 रुपए पर 10 ग्राम तक पहुंच गया है। सिल्वर भी पीछे नहीं है, कीमतें बढ़कर करीब 1,47,000 रुपए पर किलोग्राम हो गई हैं। जी। और जो मेजर सिटीज हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, वहां के स्पॉट मार्केट्स में तो प्राइसेस 1.23 लाख रुपीस से भी ऊपर कोट हो रहे हैं। सो द बिग क्वेश्चन इज, ये इतना बड़ा सर्ज क्यों? इसके पीछे क्या है? देखिए, कोई एक सिंगल रीजन नहीं है। ये असल में कॉम्बिनेशन है कई सारे पावरफुल ग्लोबल और डोमेस्टिक फैक्टर्स का। ओके, लेट्स अनपैक दिस। सबसे पहला और शायद सबसे सिग्निफिकेंट फैक्टर है ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। अच्छा, आप जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की बात कर रहे हैं, जैसे यूएस पॉलिसी में पोटेंशियल शिफ्ट्स, यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट जो चल ही रहा है, मिडिल ईस्ट की इंस्टेबिलिटी, चाइना ताइवान टेंशन्स, ये सब मिलकर एक अनप्रिडिक्टेबल ग्लोबल एनवायरनमेंट बना रहे हैं। प्रिसाइजली। जब इस तरह की लार्ज स्केल अनसर्टेनिटी होती है, चाहे वो वॉर का डर हो, रिसेशन का खतरा हो या मेजर जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स हों, तो इन्वेस्टर्स ट्रेडिशनली उन एसेट्स की तरफ भागते हैं जिन्हें सेफ हेवन्स माना जाता है। एंड गोल्ड हिस्टोरिकली अल्टीमेट सेफ हेवन एसेट रहा है। हाँ, ये तो है। इन्वेस्टर्स को लगता है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने से उनकी कैपिटल वैल्यू एरोड नहीं होगी या कम होगी कंपेयर टू अदर एसेट्स लाइक इक्विटीज। ये सेफ हेवन वाला लॉजिक तो क्लासिक है, लेकिन इस बार की रैली की स्पीड और स्केल, जैसा आपने शुरू में कहा, वो हिस्टोरिकल नॉर्म से काफी अलग है। इट फील्स मच शार्पर, मच फास्टर। एग्जैक्टली। वाइल गोल्ड अनसर्टेनिटी में अच्छा परफॉर्म करता है, ये जो वेलोसिटी है इस राइज की, वो एनालिस्ट को सरप्राइज कर रही है। अच्छा, दूसरा मेजर ड्राइवर है यूएस फेडरल रिजर्व के पॉलिसी सिग्नल्स। अच्छा। फेड ने इंडिकेट किया है कि वो इंटरेस्ट रेट हाइक्स का साइकिल शायद एंड कर चुके हैं। इनफैक्ट मार्केट अब 2026 से रेट कट्स की पॉसिबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहा है, अज्यूमिंग इन्फ्लेशन जो है वो मॉडरेट होता रहे। ओके, तो इंटरेस्ट रेट्स का गोल्ड प्राइसेस पर क्या असर होता है? गोल्ड खुद तो कोई यील्ड या इंटरेस्ट देता नहीं है। दैट्स द की पॉइंट। गोल्ड एक नॉन यील्डिंग एसेट है। जब इंटरेस्ट रेट्स हाई होते हैं तो गोल्ड होल्ड करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ जाती है। मतलब आप वो पैसा कहीं और इन्वेस्ट करके, जैसे बॉन्ड्स में या सेविंग्स अकाउंट्स में, अच्छा रिटर्न कमा सकते थे जो आप गोल्ड होल्ड करके फॉरगो कर रहे हैं। राइट। बट जब इंटरेस्ट रेट्स गिरते हैं या गिरने की उम्मीद होती है तो गोल्ड होल्ड करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो जाती है। रिलेटिवली स्पीकिंग, गोल्ड ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाता है कंपेयर टू इंटरेस्ट बेरिंग एसेट्स। सो फ्यूचर में लोअर रेट्स की एक्सपेक्टेशंस अभी से गोल्ड डिमांड को बूस्ट कर रही हैं। मेक सेंस। लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब गोल्ड की चमक बढ़ गई, मेटाफोरिकली स्पीकिंग। अच्छा, तीसरा फैक्टर आपने मेंशन किया था यूएस डॉलर की वीकनेस। यस, द यूएस डॉलर इंडेक्स जो डॉलर की स्ट्रेंथ को मेजर करता है अगेंस्ट अ बास्केट ऑफ अदर मेजर करेंसीज, उसमें डिक्लाइन दिखा गया है। फॉर इंस्टेंस, जनवरी 25 में ये 100 के लेवल से ऊपर था, बट हाल ही में ये गिरकर अराउंड 98-99 मार्क के आसपास आ गया है।
और गोल्ड और डॉलर का तो इनवर्स रिलेशनशिप होता है ना? जनरली यस, होता है। गोल्ड इंटरनेशनली यूएस डॉलर्स में प्राइस्ड होता है। सो जब डॉलर वीक होता है तो गोल्ड उन इन्वेस्टर्स के लिए सस्ता हो जाता है जिनके पास दूसरी करेंसीज हैं, जैसे इंडियन रूपी। इस बढ़ी हुई अफोर्डेबिलिटी से नॉन डॉलर कंट्रीज से डिमांड स्टिमुलेट हो सकती है, जो ओवरऑल प्राइस को ऊपर ले जाती है। सो एक वीकर डॉलर अक्सर स्ट्रॉन्गर गोल्ड प्राइसेस में ट्रांसलेट होता है डॉलर टर्म्स में, और लोकल करेंसीज में भी प्राइस राइज को एम्पलीफाई कर सकता है। इंटरेस्टिंग। तो हमारे पास है ग्लोबल डेटा, इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशंस और करेंसी डायनामिक्स। बट एक और बड़ा प्लेयर इन्वॉल्व है इसमें, सेंट्रल बैंक्स खुद। एब्सोल्युटली क्रूशियल पॉइंट। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो गोल्ड खरीदने में लगे हुए हैं। एक तरह की बैंक स्प्री चल रही है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल डेटा, 2024 में सेंट्रल बैंक्स ने कलेक्टिवली 1000 टन से ज्यादा गोल्ड खरीदा। ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री में सेकंड हाईएस्ट ईयर था नेट सेंट्रल बैंक बाइंग का। 1000 टन्स, राइट। दैट्स अ मैसिव अमाउंट। कौन सी कंट्रीज हैं जो ये ज्यादा खरीद रही हैं? मेजर बायर्स में चाइना, रशिया, टर्की और कुछ हद तक इंडिया भी शामिल है। ऐसा लगता है कि ये देश एक्टिवली अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को यूएस डॉलर से हटाकर गोल्ड की तरफ डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस, पोटेंशियल सैंक्शंस का डर, स्पेशली रशिया जैसे देशों के लिए, या सिंपली एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक मूव अवे फ्रॉम डॉलर डोमिनेंस। जब इतने बड़े इंस्टीट्यूशंस, सेंट्रल बैंक्स मार्केट में इतने बड़े बाय ऑर्डर्स के साथ एंटर करते, तो जाहिर है डिमांड और प्राइसेस दोनों पर सिग्निफिकेंट अपवर्ड प्रेशर पड़ता है। ये सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स की बात नहीं है, ये सॉवरेन लेवल बाइंग है। प्रिसाइसली। और अगर हम इसे बिगर पिक्चर से कनेक्ट करें तो ये ट्रेंड शायद ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर में एक सटल लेकिन सिग्निफिकेंट शिफ्ट का सिग्नल दे रहा है, जहां गोल्ड नेशनल रिजर्व्स में अपनी प्रोमिनेंस कुछ हद तक रीगेन कर रहा है। एंड फाइनली गोल्ड का वो ट्रेडिशनल रोल एज एन इन्फ्लेशन हेज। यस, दशकों से गोल्ड को परचेजिंग पावर प्रिजर्व करने का एक तरीका माना गया है ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ हाई इन्फ्लेशन। जब बढ़ती कीमतों की वजह से करेंसी की वैल्यू इरोड होती है तो गोल्ड अपनी वैल्यू होल्ड करता है या अप्रिशिएट भी कर सकता है। गिवन द सिग्निफिकेंट इन्फ्लेशन जो हमने पिछले 1.5 साल में ग्लोबली देखी, कई इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन के लिए गोल्ड की तरफ मुड़े। और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो फैमिलीज ट्रेडिशनली सोने को सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का एक फॉर्म मानती हैं, स्पेशली फेस्टिवल्स और वेडिंग्स के दौरान। इसकी कल्चरल सिग्निफिकेंस भी बहुत गहरी है, सिर्फ एसेट होने के अलावा। एब्सोल्युटली। सो अब देखिए, ये सारे फैक्टर्स एक साथ आ गए हैं। heightened global risks, supportive monetary policy expectations, एक weaker dollar, massive central bank demand, inflation concerns और steady cultural demand, especially India और China जैसे देशों से। इन सब फोर्सेस ने मिलकर ये perfect storm बनाया है जिसने गोल्ड प्राइसेस को इन unprecedented levels तक पहुंचा दिया है। चलिए एक बार जल्दी से हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी देख लेते हैं ताकि समझ आए कि रीसेंट जंप कितना ड्रामेटिक है। 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, गोल्ड था अराउंड 12,000 रुपीस पर 10 ग्राम। 2011 यूरोजोन क्राइसिस, ये करीब 18,000 तक गया। कोविड-19 पीक के दौरान 2020 में इसने रफली 55,000 टच किया। अर्ली 2024 अराउंड 65,000, 70,000 और अब मिड 2025 1.22 लाख। वो जो डबलिंग हुई है प्राइस में पिछले 1.5 से 2 सालों में, वो वाकई एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। अगर आप पिछले 20-25 साल का प्राइस चार्ट विजुअलाइज करें तो आपको एक जनरल अपवर्ड ट्रेंड दिखेगा, लेकिन ये जो रीसेंट स्पाइक है ये एक्सेप्शनली स्टीप और रैपिड है। इसने कई मार्केट वॉचेस को भी सरप्राइज किया है। तो इस सब का इंडिया के लिए क्या मतलब है? दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड कंज्यूमर्स और इंपोर्टर्स में से एक होने के नाते इन हाई प्राइसेस का असर तो काफी सिग्निफिकेंट होगा। डेफिनेटली। इंडिया आमतौर पर सालाना 700 से 800 टन गोल्ड इंपोर्ट करता है। अब प्राइसेस डबल होने से हमारा जो इंपोर्ट बिल है गोल्ड के लिए वो सब्सटैंशियली बढ़ जाएगा, अज्यूमिंग कि इंपोर्ट वॉल्यूम्स थोड़े स्टेबल रहें। और हायर इंपोर्ट बिल का सीधा असर हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट सीएडी पर पड़ता है ना? इससे हमारे एक्सटर्नल बैलेंस पर प्रेशर आ सकता है। यूपीएससी पर्सपेक्टिव से देखें तो सीएडी को मैनेज करना हमेशा एक की मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंज रहता है। एग्जैक्टली। एक्सपेंसिव गोल्ड इंपोर्ट्स की वजह से कैड का बढ़ना रुपी पर प्रेशर डाल सकता है और शायद पॉलिसी इंटरवेंशंस की जरूरत पड़ सकती है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट सवाल उठता है, सरकार क्या कर सकती है? एक पॉसिबिलिटी है कि गवर्नमेंट गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने पर विचार करे ताकि इंपोर्ट्स कम हो। करंटली जो बेसिक कस्टम्स ड्यूटी और दूसरे लेवीज मिलाकर इफेक्टिव ड्यूटी करीब 15% बनती है। हालांकि ये स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो सकता है। सोर्स मटेरियल में 6% रेट का मेंशन था, पर एक्चुअल इफेक्टिव रेट इज हायर। गवर्नमेंट इसे और हाइक कर सकती है इंपोर्ट्स डिस्करेज करने और कैड को प्रोटेक्ट करने के लिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अलावा आम इंसान और ज्वेलरी सेक्टर पर क्या असर होगा? क्या लोग इन कीमतों पर ज्वेलरी खरीदना बंद कर देंगे? इसका असर शायद मिक्स्ड होगा।
हो सकता है हम लार्ज हैवी ज्वेलरी पीसेस की डिमांड में स्लो डाउन देखें, कंज्यूमर शायद स्मॉलर लाइटर ज्यादा अफोर्डेबल ऑर्नामेंट्स की तरफ शिफ्ट करें या फिर कम कैरेटेज वाली ज्वेलरी की तरफ। ज्वेलर्स भी अपने डिजाइन अडेप्ट कर सकते हैं इस बदलती प्रेफरेंस के हिसाब से। लेकिन कल्चरल इंपॉर्टेंस को देखते हुए स्पेशली फेस्टिव सीजन्स जैसे दिवाली या वेडिंग सीजन में डिमांड शायद पूरी तरह खत्म ना हो, लोग कम खरीदें पर शायद खरीदें जरूर। दैट्स प्लॉजिबल। इंडिया में फेस्टिव और वेडिंग डिमांड ने अक्सर प्राइस हाइक्स के प्रति रेजिलियंस दिखाई है, हालांकि वॉल्यूम्स मॉडरेट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट साइड पर देखें तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स एसजीबीज के बंद होने के बाद रिपोर्टेडली, क्योंकि वो गवर्नमेंट के लिए लॉस मेकिंग हो रहे थे, गारंटीड इंटरेस्ट प्लस कैपिटल अप्रिसिएशन की वजह से वो इन्वेस्टर्स जो गोल्ड एक्सपोजर चाहते हैं वो शायद तेजी से गोल्ड ईटीएफ्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स या डिजिटल गोल्ड ऑप्शंस की तरफ बढ़े, पोटेंशियल प्राइस अप्रिसिएशन से बेनिफिट लेने के लिए। ओके, चलिए अब थोड़ा गियर शिफ्ट करते हैं। इन ड्रामेटिक प्राइस मूवमेंट्स के साथ साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने भी गोल्ड लोन रेगुलेशंस में सिग्निफिकेंट चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं, जो अप्रैल 1, 2026 से इफेक्टिव होंगे। चेंजेस में जाने से पहले शायद एक क्विक रिफ्रेशर कि गोल्ड लोन्स होते क्या हैं। श्योर। गोल्ड लोन एसेंशियली एक सिक्योर्ड लोन है, जहां इंडिविजुअल्स अपने गोल्ड ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स या बार्स को कोलैटरल के तौर पर बैंक या किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी यानी एनबीएफसी के पास गिरवी रखते हैं। क्योंकि लेंडर के पास गोल्ड की सिक्योरिटी होती है, गोल्ड लोन्स पर इंटरेस्ट रेट्स टिपिकली काफी कम होते हैं, कभी-कभी 7-9% या थोड़े ज्यादा भी हो सकते हैं लेंडर और स्कीम के हिसाब से, कंपेयर टू अनसिक्योर्ड लोन्स जैसे पर्सनल लोन्स, जिन पर इंटरेस्ट रेट्स आसानी से 15-16% या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। तो ये अपनी गोल्ड होल्डिंग्स की वैल्यू को लेवरेज करके इमीडिएट लिक्विडिटी नीड्स पूरी करने का एक तरीका है। अच्छा, आरबीआई ने क्या की चेंजेस किए हैं? कई इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं। पहला, आरबीआई ने स्पेसिफिकली गोल्ड खरीदने के लिए किसी भी फॉर्म में बुलियन, कॉइन्स या ज्वेलरी लोन देने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। ये रिस्ट्रिक्शन क्यों? क्या ये स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी रोकने के लिए है? हाँ, लगता तो यही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। आरबीआई शायद रोकना चाहता है कि लोग लो कॉस्ट लोन्स लेकर सिर्फ गोल्ड प्राइस इंक्रीजेस पर स्पेक्युलेट करें, जिससे एसेट बबल्स बन सकते हैं या सिस्टमिक रिस्क बढ़ सकता है। लोन जेन्युइन कंजम्पशन, बिजनेस या कंटिंजेंसी नीड्स के लिए होना चाहिए, ना कि गोल्ड में ही फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए। मेक्स सेंस। और क्या बदला है? दूसरा, आरबीआई ने गोल्ड लोन्स के परमिटेड एंड यूज को एक्सपैंड किया है। मतलब जो बुलियन ज्वेलरी आपके पास पहले से है, उसके अगेंस्ट लोन लेकर पैसा कहाँ यूज कर सकते हैं। पहले स्पेसिफिक गाइडलाइंस अक्सर ज्वेलर्स या एक्सपोर्टर्स के वर्किंग कैपिटल पर फोकस करती थी। अब रूल्स एक्सप्लिसिटली अलाउ करते हैं कि मैन्युफैक्चरर्स और दूसरे बिजनेसेस भी पोटेंशियली गोल्ड लोन्स अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए ले सकते हैं। तो स्कोप ब्रॉडन हो गया है। ये तो स्मॉल बिजनेसेस के लिए बेनिफिशियल हो सकता है जिन्हें फंड्स की जरूरत है। कोई और स्ट्रक्चरल चेंजेस? यस, टियर 3 और टियर 4 सिटीज में जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, जिन्हें पहले गोल्ड लोन्स ऑफर करने से रिस्ट्रिक्ट किया गया था, उन्हें अब ऐसा करने की परमिशन मिल गई है। इस मूव का एम है स्मॉलर टाउन्स और रूरल एरियाज में क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव करना, जहां गोल्ड होल्डिंग्स तो अक्सर सिग्निफिकेंट होती हैं, पर फॉर्मल क्रेडिट तक एक्सेस लिमिटेड हो सकता है। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए एक पॉजिटिव स्टेप है। अब उस बड़े चेंज की बात करते हैं जो अप्रैल 1, 2026 से इफेक्टिव होगा, लोन टू वैल्यू एलटीवी रेशियो एडजस्टमेंट्स। ये एलटीवी होता क्या है एग्जैक्टली? एलटीवी या लोन टू वैल्यू सिंपली ये बताता है कि लेंडर आपके गोल्ड की असेस्ड वैल्यू का मैक्सिमम कितना परसेंटेज लोन के तौर पर दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एलटीवी 75% है और आपके गोल्ड की वैल्यू 1 लाख रुपीस है, तो आपको मैक्सिमम 75,000 रुपीस का लोन मिल सकता है। और आरबीआई ने लोन अमाउंट के बेसिस पर एलटीवी के लिए एक नया टियर्ड स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया है। करेक्ट। अप्रैल 1, 2026 से एलटीवी स्ट्रक्चर ऐसा होगा। 2.5 लाख रुपए तक के लोन के लिए मैक्सिमम एलटीवी 85% होगा। एग्जाम्पल, 2 लाख रुपए गोल्ड वैल्यू, मैक्स लोन 1,70,000। 2.5 लाख से ज्यादा और 5 लाख रुपए तक के लोन के लिए मैक्सिमम एलटीवी 80% होगा। एग्जाम्पल, 4 लाख रुपए गोल्ड वैल्यू, मैक्स लोन 3.2 लाख रुपए। 5 लाख रुपए से ऊपर के लोन के लिए मैक्सिमम एलटीवी 75% पर कैप्ड रहेगा। एग्जाम्पल, 6 लाख रुपए गोल्ड वैल्यू, मैक्स लोन 4.5 लाख रुपए। ये टियर्ड स्ट्रक्चर इंटरेस्टिंग है। ऐसा लग रहा है कि ये छोटे बोरोवर्स को हायर लेवरेज, हायर एलटीवी ऑफर करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिन्हें शायद फंड्स की ज्यादा अर्जेंट जरूरत हो, जबकि बड़े लोन अमाउंट्स के साथ ये थोड़ा ज्यादा कंजर्वेटिव है। इज दैट अ फेयर इंटरप्रिटेशन? हाँ, अंडरलाइंग प्रिंसिपल यही लगता है। इसका एम है स्मॉल टिकट बोरोवर्स को सपोर्ट करना, साथ ही बहुत बड़े गोल्ड लोन्स के जरिए एक्सेसिव लेवरेज को पोटेंशियली लिमिट करना, जिससे बोरोवर और लेंडर दोनों के लिए रिस्क मैनेज हो सके।
एक और क्रिटिकल चेंज है गोल्ड वैल्यूएशन मेथड का स्टैंडर्डाइजेशन। यस, लोन टू वैल्यू में वैल्यू कैसे डिटरमिन होगी, ये अब कैसे काम करेगा? पहले शायद लेंडर्स के बीच इनकंसिस्टेंसीज होती होंगी। एग्जैक्टली। यूनिफॉर्मिटी और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए आरबीआई ने एक स्पेसिफिक मेथड मैंडेट किया है। प्लेज किए गए गोल्ड की वैल्यू इन दो प्राइसेस में से जो कम लोअर होगा उस पर बेस्ड होगी। पहला, प्रीवियस ट्रेडिंग डे की 22 कैरेट गोल्ड या रेलेवेंट प्योरिटी की क्लोजिंग प्राइस एज कोटेड बाय द इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA। दूसरा, प्रीसीडिंग 30 ट्रेडिंग डेज की एवरेज क्लोजिंग प्राइस ऑफ गोल्ड अगेन बेस्ड ऑन IBJA कोड्स। क्रूशियली, वैल्यूएशन में ज्वेलरी में लगे मेकिंग चार्जेस, स्टोन्स या जेम्स को एक्सक्लूड करना होगा। लोन अमाउंट कैलकुलेशन के लिए सिर्फ गोल्ड मेटल की इंट्रिंसिक वैल्यू ही कंसिडर की जाएगी। तो दोनों प्राइसेस में से लोअर वाला यूज करने से एक कंजर्वेटिव एलिमेंट आ गया, और मेकिंग चार्जेस और स्टोन्स को एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूड करने से क्लैरिटी भी आ गई। लेंडर्स को लोन एग्रीमेंट में वैल्यूएशन मेथड, कोलैटरल डिटेल्स एटसेट्रा क्लियरली स्टेट भी करना होगा। यस, ट्रांसपेरेंसी एक की फोकस है। आरबीआई ने प्लेज्ड गोल्ड की ऑक्शन के रूल्स को भी टाइटन किया है अगर बोरोवर लोन डिफॉल्ट करता है तो। नए ऑक्शन रूल्स क्या हैं? की चेंजेस इंक्लूड रिजर्व प्राइस। ऑक्शन के लिए जो मिनिमम प्राइस सेट होगा वो ऑक्शन डेट पर गोल्ड के प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस का कम से कम 90% होना चाहिए। अगर ऑक्शन 2 बार फेल होता है तो लेंडर रिजर्व प्राइस कम कर सकता है, लेकिन ये मार्केट प्राइस के 85% से कम नहीं हो सकता। एग्जाम्पल, अगर गोल्ड मार्केट वैल्यू 2 लाख रुपीज है तो इनिशियल रिजर्व प्राइस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1.8 लाख। 2 फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद इसे शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1.7 लाख तक कम किया जा सकता है। बोरोवर नोटिफिकेशन। लेंडर्स को ऑक्शन कंडक्ट करने से पहले बोरोवर को एडिक्वेट एडवांस नोटिस देना होगा। सरप्लस रिफंड। अगर ऑक्शन प्रोसीड्स टोटल अमाउंट ड्यू, लोन आउटस्टैंडिंग प्लस इंटरेस्ट प्लस ऑक्शन एक्सपेंसेस से ज्यादा हैं तो एक्सेस अमाउंट ऑक्शन के 7 दिनों के अंदर बोरोवर को रिफंड करना होगा। एग्जाम्पल, लोन ड्यू ₹1 लाख, ऑक्शन यील्ड्स ₹1.5 लाख, तो ₹50,000 बोरोवर को वापस करने होंगे। ये रूल्स बोरोवर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के एम्ड लग रहे हैं, इवन इन केस ऑफ डिफॉल्ट, एक फेयर प्रोसेस और प्राइस डिस्कवरी इंश्योर करते हुए। और जब लोन सक्सेसफुली रीपे हो जाता है, बोरोवर को अपना गोल्ड वापस कितनी जल्दी मिलना चाहिए? यहां भी आरबीआई ने क्लियर टाइमलाइन सेट की है। लेंडर्स को प्लेज्ड गोल्ड ऑर्नामेंट्स उसी दिन रिलीज करने होंगे जिस दिन लोन फुल में रीपे किया जाता है, सेम डे। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में मैक्सिमम 7 डेज का ग्रेस पीरियड अलाउड है, लेकिन क्लियर जस्टिफिकेशन के साथ। और अगर लेंडर 7 दिन से ज्यादा डिले करता है तो लेंडर पर 5,000 रुपए पर डे ऑफ डिले की पेनल्टी लगेगी जो बोरोवर को पे करनी होगी। ये लेंडर्स के लिए एक सिग्निफिकेंट डिसइंसेंटिव है कि वो रीपेमेंट के बाद गोल्ड को अननेसेसरीली होल्ड ना करें। तो आरबीआई चेंजेस को समराइज करें तो गोल्ड खरीदने के लिए लोन नहीं, वर्किंग कैपिटल के लिए एक्सपेंडेड यूज, छोटे शहरों में यूसीबीज लेंड कर सकते हैं, छोटे लोन्स को फेवर करता हुआ टियर्ड एलटीवी, स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यूएशन, स्ट्रिक्टर और फेयर ऑक्शन रूल्स, और रीपेमेंट पर गोल्ड की प्रॉम्प्ट रिटर्न, डिले होने पर पेनल्टी के साथ। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरऑल लगता है जो स्पेकुलेशन रोकने, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने, बोरोवर्स को प्रोटेक्ट करने और फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोट करने पर फोकस्ड है। एब्सोल्युटली। ये रेगुलेटरी चेंजेस कपल विद गोल्ड मार्केट में ड्रामेटिक प्राइस मूवमेंट्स एक डायनामिक एनवायरनमेंट बनाते हैं। ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, बोरोवर्स, ज्वेलरी इंडस्ट्री, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और ब्रॉडर इंडियन इकोनॉमी को कैड और इंपोर्ट बिल के थ्रू अफेक्ट करता है। ये देखना फैसिनेटिंग होगा कि ये फैक्टर्स आने वाले महीनों और सालों में कैसे प्ले आउट करते हैं। इंडीड, हमने काफी कुछ कवर किया। ये कॉट गोल्ड प्राइसेस के पीछे के कारण, इंडिया पर मैक्रो और माइक्रो पर्सपेक्टिव से इम्पैक्ट, और गोल्ड लोन्स के लिए सिग्निफिकेंट न्यू आरबीआई गाइडलाइंस। ये हाईलाइट करता है कि ग्लोबल इवेंट्स, नेशनल पॉलिसीज और इंडिविजुअल फाइनेंशियल डिसीजंस कितने इंटरकनेक्टेड हैं, स्पेशली जब गोल्ड जैसे सिग्निफिकेंट एसेट की बात आती है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। दोस्तों, अब आपके लिए एक सवाल। आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में गोल्ड एक सेफ इन्वेस्टमेंट बना रहेगा, या ये सिर्फ एक अस्थायी उछाल है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। योर इनसाइट्स आर वैल्यूएबल। हाँ, जरूर बताएं। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। यू आर वॉचिंग यूपीएससी सिविल 360, द ओनली यूपीएससी चैनल यू कैन जस्ट लिसन टू। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और जरूरी मुद्दे के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।